नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के 12वें पार्ट यानी प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जिसमें अपने पीछे 2 भाग कर लिए थे। आज अपन इसका अगला भाग करेंगे, तीसरा भाग। अगर आपने पीछे वाले भाग नहीं देखे तो वो जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसके आगे का जो भाग अपने को पढ़ना है। अब जो पढ़ना है अपने को किसके बारे में? जल संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में। जल को कैसे संरक्षित किया जा सकता है और इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। पहले आपने पढ़ा था वन संरक्षण एवं वन्य उसका प्रबंधन, फिर पढ़ना था वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन। अब अपने को पढ़ना है जल संरक्षण एवं उसके प्रबंधन के बारे में। तो आपको एक कहावत तो सुनी होगी आपने, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव क्या है, जल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। चाहे वो मानव प्रजाति हो, मानव जाति हो, या फिर कोई और भी सजीव हो, सारे के सारे क्या होते हैं, जल की आवश्यकता तो पड़ती ही है। ठीक है, अब आपको ये बता दें कि अगर माने ये पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पर आपको पता है पूरी पृथ्वी पर क्या है, समुद्र भी है, पानी भी है। तो पूरी पृथ्वी का आपको सिर्फ ये पता है कि 70% भाग पर तो क्या है, जल है। बाकी बचा हुआ 30% भाग है, इस पर क्या है, भूमि है, भूभाग है, यानी भूमि है। ठीक है, 70% पर क्या है, जल है। आपको पता है सारा का सारा समुद्र ही जल है। अब ये अगर मानो कुल जल कितना है, जितना भी जल है, इस जल का, पूरे जल का, यानी ये जो जल है इसको 100% माने तो पूरे जल का आपको पता है सिर्फ 2.5% पानी ही क्या है, पीने योग्य है, शुद्ध पानी है या शुद्ध जल है। बाकी इसका बचा हुआ 97.5% पानी क्या है, लवणीय जल है, अशुद्ध पानी है, जिसको खारा पानी या लवणीय जल कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लवण घुले हुए हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इस तरह से। तो जो अपने पीने योग्य पानी नहीं है, जैसे अपने समुद्री पानी की बात करें तो वो पीने योग्य नहीं है। तो अपन यहाँ पर पानी इसी को ही ध्यान में रखना है, 2.5%। इसमें से भी पानी बहुत सारा कुछ क्या है, आप लोगों को पता है, बर्फ के रूप में जमा है, कुछ नदियों में बह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मिला के ये पूरा 2.5% है। अब आपको क्या है, पिछले कुछ सालों से क्या है, मानव इसका अति दोहन कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अपने ये एक समस्या बनती जा रहा है जल के बारे में भी। क्योंकि जो शुद्ध जल है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि अपन पानी को क्या करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अशुद्ध करते जा रहे हैं, उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पानी की मात्रा, शुद्ध पानी की मात्रा कम होती जा रही है। तो ये एक ना केवल अपने देश की समस्या बल्कि पूरे विश्व की समस्या बनता जा रहा है। तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब देखो, इसका बढ़ने का क्या कारण है। जल को अति दोहन का मतलब क्या है, अति दोहन, ठीक है, या इसको प्रदूषित करने का कारण क्या है, एक तो है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो गया, जल को प्रदूषित करना हो गया, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना हो गया। ये सारे क्या हैं, ये इसके अति दोहन है, ठीक है, जिससे जल की समस्या बनता जा रहा है। ये तो सारे कारण हैं इसके। अब देखो, जो अपने जल, प्रदूषित जल है, ये मैंने आपको बताया, जैसे कुछ समस्याएं, जैसे जो पानी नदियों में, ऋण में बह रहा है, 2 राज्यों के बीच में उनकी क्या हो जाती है, पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। वो कह रहा राज्य के ये पानी इस्तेमाल मैं ज्यादा करूंगा, या 2 राज्यों में इन पर लेकर क्या हो जाता है, आपस में ये एक समस्या बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अपन बात करें इसके जल की, तो जल का जो भाग है, इसका प्रबंधन और जो जल के प्रबंधन एवं संरक्षण के कुछ सिद्धांत हैं, उसको अपन देखते हैं। अगर इसको ध्यान में रखें तो जल को काफी हद तक सही इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसका जो पहला सिद्धांत है वो क्या है, जल की उपलब्धता बनाए रखना।
यानी जल, शुद्ध जल की उपलब्धता जितनी है उतनी बनाए रखना। दूसरा क्या है, जल को प्रदूषित होने से बचाना। प्रदूषित होने से बचाना। और तीसरा जो इसका सिद्धांत है वो है संदूषित जल को, जो संदूषित जल जो प्रदूषित हो चुका है, संदूषित जल को स्वच्छ करके पुनः उपयोग करना। यानी जो पानी अपन जो खराब हो चुका है उसको भी अपन मशीनों के द्वारा वापस क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं और फिर इसका कई कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। तो ये अगर आप इसके सिद्धांतों को, 3 सिद्धांतों को ध्यान रखें, जल के प्रबंधन एवं संरक्षण के जो 3 सिद्धांत हैं इसको आपको ध्यान में रखना है, तो आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है जल के प्रबंधन एवं संरक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला तो है जल की उपलब्धता बनाए रखना, दूसरा है जल को प्रदूषित होने से बचाना और तीसरा है संदूषित जल, यानी जो प्रदूषित जल हो चुका है उसको क्या करना, वापस उसको शुद्ध करके दोबारा से काम में लेना। ठीक है, तो ये आपको बातें इसके बारे में कुछ ध्यान में रखनी है। अब अपन देखते हैं जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्या उपाय हैं, यानी इसके लिए अपन क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो पहले आप इसको ध्यान में रखेंगे, फिर अपन इसको समझते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं आगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय, यानी जल संरक्षण और प्रबंधन के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको बात करें जल की, तो जल एक क्या है, चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन का मतलब क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं जितना अपन जल का सही तरीके से इस्तेमाल करके उसको खराब करते हैं, ठीक है, सही तरीके से इस्तेमाल किया उतना ही क्या होता है, चक्र द्वारा वापस बन जाता है। जैसे क्या होता है, समुद्री जो जल होता है वो वाष्प के द्वारा क्या बनते हैं, बादल बनते हैं और बादल से वापस क्या होता है, जमीन पर बरसता है। ठीक है, और आपको पता है बरसात से क्या होता है, बरसात के पानियों से इनसे काफी नदियां वगैरह बहती हैं, तो ये क्या होता है, एक चक्र के रूप में है। तो इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है, और आपको पता है यहां पर बात करते हैं जल संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में। जल का संरक्षण मतलब जीवन का संरक्षण, क्योंकि जल को संरक्षित नहीं करेंगे तो बिना जल के जीवन भी संभव नहीं है। तो जल का संरक्षण मतलब होता है जीवन का संरक्षण भी कह सकते हैं। अब देखो इसके जो संरक्षण या प्रबंधन की क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला है जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित करना चाहिए, यानी ये एक बहुत ही किसी भी जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक यौगिक है। इसके बगैर किसी भी जीव का जीवन ही संभव नहीं है। तो इसको क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय संपदा घोषित कर देनी चाहिए। ऐसी संपदा जो क्या हो, बहुमूल्य हो, मतलब इसका कोई भी वेस्टेज नहीं कर सके, कोई दुरुपयोग नहीं कर सके या अति दोहन नहीं कर सके। इसके बाद दूसरा है वर्षा का जल संग्रहण करना, यानी वर्षा का जो जल होता है उसको संग्रहित करके यानी उसको इकट्ठा करके भी काम में लिया जाता है। आजकल तो बहुत सारी विधियां चल रही है। ठीक है, उसके बाद में है अगला है घरों में जल की बर्बादी को रोकना। अपन देखते हैं घरों में भी क्या किया जाता है, पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज किया जाता है, नल को खुला छोड़ दिया जाता है, खराब नल से पानी टपकता रहता है, या फिर कोई थोड़े से काम के लिए बहुत ज्यादा पानी की वेस्टेज किया जाता है। तो इस पर क्या करना, रोक लगाना। उसके बाद है भूजल के अति दोहन को रोकना। अब देखो आजकल भूमि के जल का भी क्या है, अपन ट्यूबवेल वगैरह देखते हैं, इसके भूमि के जल का भी क्या किया जाता है, अत्यधिक दोहन किया जाता है, जिससे भी क्या होता है, पानी की वेस्टेज यानी नुकसान होता है। उसके बाद है जल को प्रदूषित होने से रोकना, यानी जल को प्रदूषित होने से भी रोकना, यानी जल जो प्रदूषित होता है उसको भी रोका जा सकता है। जैसे फैक्ट्रियों वगैरह में, अपन उद्योगों वगैरह में देखते हैं पानी को बहुत ज्यादा प्रदूषित किया जाता है। ठीक है, या फिर अपन साफ पानी के अंदर देखते हैं कचरा वगैरह डाल दिया जाता है। तो ये सारे पानी को प्रदूषित होने से बचाना, ये एक इसका उपाय हो गया। अगला है जल को पुनर्चक्रित करके काम में लेना, यानी जो खराब पानी हो चुका है उसको मशीनों द्वारा, आजकल बहुत सारी मशीनें वगैरह ऐसी आती है जो खराब पानी को बिल्कुल शुद्ध कर देती है। ठीक है, फिर अपन उस पानी का उपयोग दोबारा से कर सकते हैं। तो क्या करना, प्रदूषित जल को वापस स्वच्छ करके दोबारा से काम में लेना। इसके बाद अगला है बाढ़ नियंत्रित व जल समुचित उपयोग के लिए नदियों को परस्पर जोड़ना, यानी कोई बाढ़ क्षेत्र है उसको नदियों से जोड़ना, ताकि अगर वहां बाढ़ की संभावना हो तो पानी वहां से बहकर नदियों में चला जाए, और नदियों को आपस में जोड़ना ताकि बाढ़ की संभावना ना हो। इसके बाद अगला है सिंचाई फुहारा विधि या बूंद बूंद विधि द्वारा किया जाना चाहिए, यानी सिंचाई मतलब कि जो खेती होती है, खेती में अपन क्या करते हैं,
जो नहरी खेती होती है वहां पर क्या किया जाता है, नहर का पानी सीधा क्या किया जाता है, खेतों में छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। वहीं अगर वहां पर फव्वारा विधि या फिर बूंद बूंद सिंचाई काम में ली जाए तो वो बेस्ट होती है, पानी का ज्यादा वेस्टेज भी नहीं होता और बहुत ही अच्छी तरीके से फसल को पानी भी दिया जा सकता है। तो अगर ये अपन उपाय अपनाएंगे तो अपन जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये था जल संरक्षण और प्रबंधन के उपाय। इसके बाद में देखते हैं अगला जो टॉपिक है, समाकलित जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन, जल संभर का मतलब क्या होता है पहले अपन ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो, जल संभर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, यानी एक ऐसी जगह को चुना जाता है कि ऐसे विशेष क्षेत्र को चुना जाता है जहां पर क्या होता है, जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। जैसे अपन देखते हैं, मान लो कोई ऐसी जगह है, यहाँ पर अपन देखते हैं, मान लो कोई ऐसी जगह जहां से सारा का सारा जल ऐसे नालियों के रूप में ऐसे बना दी जाती है कि ये सारा का सारा बहता हुआ पानी क्या है, एक बिंदु की ओर, यानी यहाँ सारा का सारा आकर इकट्ठा हो रहा है। जैसे अपन कोई ढलान वाली जगह होती है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, मैदानी भाग, ढलान वाली जगह, वहां पर क्या होता है, दूर दूर से पानी ऐसे नालियों के रूप में बनाकर एक जगह इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को ही कहते हैं जल संभर। क्या कहते हैं, जल संभर कहा जाता है। अब वो पानी सारा एक जगह इकट्ठा हुआ है, उसको कई तरह से अपन उपयोग कर सकते हैं। देखो, यह एक भू आकृति इकाई है, ये भूमि की आकृति की इकाई है, ऐसी एक आकृति बनती है। सहायक नदियां, नदी बेसिन है। सहायक नदियां मतलब ये जो क्षेत्र बना है, जैसे मान लो यहाँ से पानी आ रहा था, फिर ये यहाँ पर मिला, ठीक है, ये यहाँ से आ रहा था, इस तरह से बहुत सारे पानी, इस तरह से इधर से भी पानी आ रहा है, ठीक है, नालियों के रूप में। यहां से बहते हुए क्या है, ये सारा का सारा पानी इस तरह से आ रहा है और आते आते यहां पर क्या, एक नदी का रूप ले लिया इसने बड़ा, ये ऐसे नदी के रूप में जा सकता है, तो वो नदी का सहायक क्षेत्र हो गया, नदी का बेसिन हो गया, ठीक है। जिसका उपयोग सुविधा अनुसार किसमें कर सकते हैं, सुविधा अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास के लिए किया जा सकता है। यानी छोटे जो क्षेत्र है, मान लो कोई गांव है या कोई छोटा क्षेत्र है, उसके विकास के लिए वहां पर पानी की आवश्यकता है, उससे पूरी की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है, इसमें मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण होता है। इससे क्या होता है, यहाँ की जो मिट्टी है और वहां की जो आर्द्रता है वो नियमित बनी रहती है, बाढ़ नियंत्रित रहती है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर अपने क्या किया था, मान लो कोई ऐसा क्षेत्र था जहां बाढ़ की संभावना रहती है, तो वहां पर अपने क्या किया था, पानी को नालियां बनाकर एक साथ निकाल दिया था वहां से, ताकि वहां पर बाढ़ नहीं हो। तो बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। जल संग्रहण, जल को इकट्ठा तो कर ही रहे, जल संग्रह। वृक्षारोपण किया जा सकता है, यानी वृक्ष लगाकर वहां पर पानी दिया जा सकता है। उद्यान चारागाह विकास, मतलब वहां पर कोई उद्यान लगाकर उसमें पानी दिया जा सकता है, कोई चारागाह बनाया जा सकता है जहां पर क्या है, पशुओं को चराने के लिए। और उसके बाद है सामाजिक वानिकी, यानी अपने पढ़ा था सामाजिक वानिकी क्या होता है, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, पर वृक्षारोपण करना और उसकी उचित देखभाल करना आदि कार्यक्रम शामिल हैं। ये सारे कार्यक्रम क्या है, इसमें शामिल हैं। किसके लिए, जल संभर प्रबंधन द्वारा, यानी उस जल संभर प्रबंधन करके, जल संभर का प्रबंध करके इस तरह से बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं। तो जल संभर क्या होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है जहां से सारा पानी, अपन देखते हैं एक ढलान वाली जगह होती है तो पानी सारा बहता हुआ एक तरफ चला जाता है, एक नाली के रूप में, ठीक है, शुद्ध पानी जो बरसात का होता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, जल संभर कहते हैं, ठीक है। इसमें भूमि का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और पानी का भी, क्योंकि भूमि को उसी तरह से नालियां वगैरह गड्ढे बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है और पानी तो होता ही है वहां पर। तो ये है समाकलित जल संभर प्रबंधन, यानी इस तरह से जल का प्रबंधन किया जा सकता है। अब जो पानी है वो आपको नदियों के रूप में भी जा सकता है या फिर अपने भू स्तर को, पानी को भी क्या कर सकता है, ऊंचा कर सकता है। यानी जो भूमि के पानी का लगातार दोहन कर रहे हैं वो जल स्तर को भी क्या कर रहा है, भूमि के जल स्तर को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे वो पानी क्या होगा, रिश्ता हुआ जमीन के अंदर चला जाएगा और जमीन के अंदर जो पानी का जो स्तर है उसको बढ़ा देगा, जिससे जमीन के अंदर का पानी का स्तर भी बना रहेगा। इसके बाद अगला है वर्षा जल संग्रहण। अब क्या है, बरसात के जल का संग्रहण करना। आपने देखा है कि अपने जो जल है उसका वर्षा जल संग्रहण भू जल पुनर्भरण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। अपन जहां पर मान लो कच्ची जगह पर पानी को इकट्ठा करके रखते हैं तो पानी धीरे धीरे क्या होता है, जमीन के अंदर से होता हुआ जमीन के पानी का जो जमीन के अंदर पानी होता है वहां पर चला जाता है और उस स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो वर्षा जल संग्रहण भू जल पुनर्भरण का एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे भूमि का जो लगातार दोहन हो रहा है, भूमि के अंदर जो पानी कम हो रहा है उसको वो लगातार उसकी पूर्ति करता रहता है।
इसके बाद में लिखा है राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण प्राथमिक आवश्यकता है। अपने राजस्थान में वर्षा के जल की संग्रहण करने की प्राथमिक आवश्यकता क्यों कहा है? क्योंकि अपने पर यहाँ पर पता है आपको बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, ज्यादा बरसात नहीं होती है, पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है। तो फिर अपन वहां पर उसका उपाय पानी जो वर्षा का जल होता है उसको संग्रहित करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये हमारी क्या है, अति आवश्यकता है या प्राथमिक आवश्यकता है। आपने देखा होगा प्राचीन काल से ही, मतलब पुराने जमाने से क्या अपने देश के अंदर कई तरह से वर्षा के जल संग्रहण करने की विधियां अपने देखी है। ठीक है, कई तरह की परंपरा भी रही है, जैसे जैसे ताल तलैया हो गया, ताल तलैया बनाकर, जोहड़ बनाकर, टांका बनाकर या कुआं बनाकर या बावड़ी बनाकर वहां पर वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता था। बावड़ी आपने देखी होगी, नहीं तो अपन इसको आगे के टॉपिक में इन्हीं को ही समझेंगे किस किस तरह की होती है ये। ठीक है, जो बावड़ी होती है वो आपने देखा होगा कई पिक्चर वगैरह में सीन बताया जाता है, कुएं के अंदर सीढ़ियां ही सीढ़ियां लगी होती है। ठीक है, वो क्या होती है, बावड़ी। तो इस तरह से वहां पर क्या किया जाता था, वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता था और फिर इसका उपयोग लंबे समय तक किया जाता था। तो अब इसके अंदर कौन कौन से अपने इसके अंदर जो जल संग्रहण के संसाधन, किस तरह से पारंपरिक संसाधन थे पुराने जमाने में, उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं आगे, राजस्थान में जल संचयन की निम्न स्वदेशी पद्धतियां प्रचलित हैं। यानी कौन कौन से जल संग्रहण की पद्धतियां कौन कौन से अपने राजस्थान के अंदर प्रचलित है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला है खड़ीन। खड़ीन क्या होता है, इसको ढलान वाली जगह बनाया जाता है, यानी एक तरफ जिधर क्या होती है, ढलान होती है। ठीक है, वहां पर बनाया जाता है ताकि वहां पर क्या हो, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाए। इसके दो तरफ क्या होते हैं, या तो कह सकते हैं रेत के टिल्ले बने होते हैं, या फिर वहां पर रेत की कच्ची दीवार बनाई जाती है, कच्ची मिट्टी से दीवार बनाई जाती है, दो तरफ। तो लेकिन एक तरफ जिस तरफ पानी इकट्ठा होता है, जैसे मान लो ये ढलान वाली जगह है, ठीक है, तो इस साइड में और इस साइड में तो कच्ची दीवार बनेगी, लेकिन इसके सामने यहां पर क्या है, पत्थर की पक्की ईंटों की दीवार बनेगी। ठीक है, पक्के पत्थरों की क्या होती है, पक्की दीवार बनी होती है, मजबूत दीवार, ताकि पानी से ये क्या है, गिरे नहीं। ठीक है, तो इस तरह की जो आकृति बनी होती है इसको अपन क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये नीचे से क्या है, कच्चा बना हुआ है, तो पानी में धीरे धीरे ये क्या करता है, भूजल स्तर को भी बढ़ाने का कार्य करता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यह ढलान वाली जगह में बना अस्थायी तालाब होता है, यानी कोई स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, अस्थायी होता है, जिसके दो तरफ मिट्टी की दीवार तथा एक तरफ मजबूत दीवार होती है, पत्थर की मजबूत दीवार होती है, जहां पर जल संग्रहित किया जाता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब बरसात का मौसम चला जाता है, अपने राजस्थान की बात करें, तब ये क्या हो जाती है, सूख जाती है। फिर इसके अंदर क्या की जाती है, खेती की जाती है, तो फसल भी अच्छी होती है। इसके बाद दूसरा जो है वो है तालाब। अब तालाब क्या होता है, गांव के अंदर अपन कह सकते हैं, जैसे गांव के स्विमिंग पूल जिसको कह सकते हैं। ठीक है, जो पुरुषों के लिए अलग होता है और लेडीज के लिए अलग होता है। ठीक है, नहाने के लिए बना होता है ये। ठीक है, लेडीज और जेंट्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अपने जो स्विमिंग पूल देखते हैं वो पक्के बने होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, कच्चे ही होते हैं। ठीक है, तालाब की तलहटी पर कुआं बना होता है जिसे बेरी कहते हैं। अब तालाब के बीचों बीच में, जहां पर तालाब है उसके बीचों बीच में एक कुआं भी बना होता है, जहां पर क्या है, मान लो पानी बाकी तालाब में सूख जाए तो वहां पर पानी इकट्ठा रहे, जहां पर काम में लिया जा सके। उस स्पेशल कुएं को जो तलहटी पर यानी बीचों बीच जो तल पर जो कुआं बना हुआ है उसको बेरी कहा जाता है, यानी तालाब की तलहटी पर बने कुएं को बेरी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो देखते हैं, झील। झील तो आपने नाम सुना ही होगा, राजस्थान में काफी झीलें हैं और उदयपुर को तो झीलों की नगरी भी कहा जाता है, वहां पर बहुत सारी झीलें हैं। अब झीलें भी दो तरह की होती है, एक होती है प्राकृतिक जो प्रकृति में अपने आप बनी हुई है, और दूसरी होती है कृत्रिम जिसे मानव ने अपने लिए बनाया है। तो दो प्रकार की झीलें होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम, दोनों ही प्रकार की झीलें राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। झीलें वर्षा का जल संग्रहण अति प्राचीन पद्धति है, यानी वर्षा के जल को इकट्ठा, झीलें क्या करती है, जो वर्षा का जल होता है उसको इकट्ठा करने का कार्य करती है, वहां पर इकट्ठा करके एक जगह जमा रखती है। ठीक है, ये बहुत प्राचीन पद्धति है, जिससे दो लाभ होते हैं। एक तो क्या होता है, ये जो भूमि का जल स्तर है वो भी बढ़ता है, क्योंकि धीरे धीरे ये रिश्ता हुआ पानी कहाँ चला जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है, जिससे भूमि का जो अंदर का जल स्तर है वो बढ़ता है। दूसरा इससे फायदा होता है कि इससे पानी, अब ये परमानेंट पक्की तो बनी हुई नहीं होती, कच्ची होती है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे पानी से रिश्ता क्या होता है, इसके आसपास जो बावड़ी कुएं वगैरह जो बने होते हैं उसके पानी के स्तर को भी बढ़ाता है। यानी इसके आसपास जो बावड़ी वगैरह, पानी के जो कुएं वगैरह बने हुए हैं, कुंड बने हुए हैं, उसके अंदर पानी के स्तर को भी बढ़ाता है। इसके बाद जो अगला है बावड़ी। अब बावड़ी ये एक आपको देखें, ये कह सकते हैं देखने की कलाकृति भी है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, तो लोग इसको सुंदरता के तौर पर भी देखते हैं।
ठीक है। देखो राजस्थान में बावड़ियों की अपना स्थान है, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये जल संग्रहण की पुरानी तकनीक है, जल संग्रहित करने की बहुत पुरानी तकनीक है। पुरानी बावड़ी में उतरने के लिए सीढ़ियां व तिबारे बने होते हैं। बहुत सारी आपने साइड में देखी होगी सीढ़ियां ही सीढ़ियां बनी होती हैं। ठीक है, सीढ़ियां इस तरह से, तिबाई का मतलब होता है इस तरह से सीढ़ियां बनी होती हैं, इस तरह से। इसमें उतरने के लिए बहुत सारी ऐसे साइडों में सारी तरफ सीढ़ियां ही सीढ़ियां बनी होती हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, तिबारे और सीढ़ियां बने होते हैं। ये कलाकृतियों से संपन्न होती है, मतलब ये बहुत ही दिखने में आकर्षक होती है और बहुत ही अच्छी भी दिखती है। इसके बाद अगला है टोबा। अब ये टोबा क्या होता है? टोबा जल संग्रहण का पारंपरिक स्रोत है, मतलब बहुत पुराने जमाने का स्रोत है। ये नाड़ी के आकार का होता है, किंतु नाड़ी से ज्यादा गहरा होता है। नाड़ी भी एक जगह से एक इस तरह का स्रोत होता है जो पानी को इकट्ठा करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता है, बहुत कम ही गहराई होती है इसकी। लेकिन जो टोबा होता है वो नाड़ी से बहुत ज्यादा गहरा होता है। तो ये थे कुछ ऐसे स्रोत राजस्थान के अपने, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जल को संग्रहित करके रखा जाता है। ये बरसात के मौसम में ही ज्यादा क्या होते हैं, मतलब पानी को इकट्ठा करके जमा करके रखते हैं। लेकिन कुछ बरसात का मौसम जैसे चला जाता है तब ये सूख जाते हैं। लेकिन कुछ झीलें होती है जो परमानेंट उसके अंदर पानी रहता है। तो ये थे जल संग्रहण की कुछ पद्धतियां। देखो जल संरक्षण एवं प्रबंधन के बाद में अब देखते हैं कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण, यानी कोयले का और पेट्रोलियम पदार्थों का कैसे संरक्षण कर सकते हैं उसके बारे में। कोयले किसकी बात कर रहे हैं? जो जमीन से निकलता है कोयला, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और पेट्रोलियम पदार्थ, जो अपने पेट्रोलियम पदार्थों से डीजल, केरोसिन, पेट्रोल आदि प्राप्त किए जाते हैं, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो पहले अपन बात करेंगे कोयले के बारे में। कोयला क्या होता है? कोयला एक कार्बनिक ठोस पदार्थ है, यानी इसमें कार्बन पाया जाता है, कार्बन से बना हुआ होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में मतलब अपन जलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कोयले को। ठीक है, कोयला ऊर्जा का अति महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी इससे अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 30 से 40, यानी कुल ऊर्जा का 30 से 40% भाग कोयले से प्राप्त किया जाता है, यानी कोयले से प्राप्त ऊर्जा से किया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा क्या होती है? अलग अलग होती है, यानी अलग अलग प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा भी क्या होती है? अलग अलग होती है। इस कार्बन की मात्रा के आधार पर भी कोयले को 4 प्रकार से अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। पहले बात करते हैं, इससे प्रकार पढ़ने से पहले कोयले की प्राप्ति कैसे होती है, कोयले की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ था, पृथ्वी पर एक बार बहुत ही बड़ा उथल पुथल हुआ था, जिसके कारण क्या हुए, पेड़ पौधे और जीव जंतु थे वो पृथ्वी के अंदर दब गए। ठीक है, अब वो दबने से लाखों करोड़ों साल तक उस जमीन के अंदर अपन देखते हैं जमीन का दाब क्या होता है, पृथ्वी के अंदर देखें तो पृथ्वी अंदर से गर्म होती है, मतलब उस ताप के कारण और इतना ऊपर दबाव आ गया मिट्टी का, जिसके कारण वो क्या हुए, धीरे धीरे इतने सालों में कोयले में परिवर्तित हो गए। आपसे पूछे कोयले की प्राप्ति कैसे होती है, कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको लिखना है लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के उथल पुथल होने के कारण जो जीव जंतु और वनस्पति पृथ्वी के अंदर धंस गए थे, वो अत्यधिक दाब और ताप के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ये हुई थी इस तरह से कोयले की उत्पत्ति। अब इसके बाद मैंने आपको कहा सभी प्रकार के कोयले में, यानी अलग अलग प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा भी अलग अलग होती है। तो देखो अपन देखते हैं कोयले के प्रकार, 4 प्रकार है महत्वपूर्ण कोयले के। सबसे पहले है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक कार्बन होता है, यानी ये सबसे कार्बन का शुद्ध रूप माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, कोयले का कौन सा प्रकार सबसे, यानी कोयले के कौन से प्रकार में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है, तो कौन सा है? एंथ्रासाइट। यह सबसे शुद्ध प्रकार का कोयला कौन सा होता है, उसका प्रकार, तो एंथ्रासाइट आपको लिखना है, एंथ्रेसाइट। दूसरा है बिटुमिनस। बिटुमिनस में क्या होता है, इसकी तुलना में 78 से लेकर 86% तक कार्बन पाया जाता है, मतलब इससे थोड़ा कम कार्बन होता है इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा इससे लो क्वालिटी का कोयला होता है। उसके बाद तीसरा जो प्रकार आता है लिग्नाइट। अब ये लिग्नाइट जो कोयला, उसमें 28 से 30% ही कार्बन पाया जाता है, ये मतलब इससे भी क्या होता है, बहुत लो क्वालिटी का होता है कोयला। और सबसे अंतिम प्रकार का, जो सबसे खराब प्रकार का कोयला माना जाता है, वो होता है पीट। पीट में मात्र 27% ही कार्बन पाया जाता है। तो ये क्या है, कार्बन का सबसे खराब रूप कह सकते हैं, या उस कार्बन का वह रूप लिखिए जिसमें सबसे कम कार्बन पाया जाता है, तो वो कौन से प्रकार का है,
पीट प्रकार का जो कोयला होता है उसके अंदर सबसे कम कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन के कोयले के कार्बन की उपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। इसके अंदर कार्बन की मात्रा 94 से 98, 78 से 86, 28 से 30 और मात्र 27% इसके अंदर पीट के अंदर पाया जाता है। तो ये था कोयले के बारे में। अब थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर कोयले को ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन जहां पर नहीं होती तब कोयले को गर्म किया जाए तो वहां पर क्या होता है, उसको कहां तक 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक, केल्विन नहीं है यहाँ, डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कोयला क्या हो जाता है, कोल तार या कोल गैस या अमोनिया में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कोल तार मतलब पिघला हुआ कोयला, यानी एक तरह से अपन देखते हैं जो अपने रोड पर इस पर जो डामर काम में लिया जाता है उसी तरह का, यानी उस तरह से परिवर्तित हो जाता है। उससे निकलने वाली गैस यानी कोल गैस के रूप में भी वो परिवर्तित हो जाता है और इससे अमोनिया का भी निर्माण होता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, यहां पर अमोनिया का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक आसवन कहा जाता है। अब यहां से परिभाषा बनती है, भंजक आसवन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है, भंजक आसवन कोयले को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब जहां पर ऑक्सीजन नहीं हो, 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उससे कोल तार, कोल गैस और अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक आसवन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है और आपको इसको अच्छी तरह ध्यान रखना है। तो ये था कोयले के बारे में। इसके बाद आप देखते हैं कोयले के बाद पेट्रोलियम के बारे में। देखो पेट्रोलियम भी क्या है, एक जीवाश्मी ईंधन है। अब देखो जीवाश्मी ईंधन का मतलब क्या होता है, जीवों से प्राप्त ईंधन। जैसे आपने कहा है तो पेट्रोलियम का निर्माण भी जैसे कोयले का निर्माण कहा था अपने हजारों वर्ष लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ, पृथ्वी के उथल पुथल से, जीव जंतुओं और वनस्पति के दबने से। तो ये क्या है, जीवाश्म यानी जीवों से प्राप्त। ठीक है, तो इसका निर्माण भी क्या है, पेट्रोलियम का निर्माण भी कोयले की तरह हुआ है, यानी लाखों वर्ष पूर्व ऐसे माना जाता है समुद्री जीव जो है उनके पृथ्वी में दबने से, वनस्पतियों के दबने से और जो जीव जंतु है इनके दबने से क्या हुआ, धीरे धीरे वो किस में बदल गए, पेट्रोलियम पदार्थों में। ठीक है, पेट्रोलियम जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, वो जो प्रकृति में जैसे निकलता है वो क्या होता है, एक जिसको अपरिष्कृत तेल या जिसको कच्चा तेल या फिर जिसको चट्टानों का तेल भी कहा जाता है। ये जो अपन कच्चा तेल जिसको कहते हैं वो होता है पृथ्वी से जैसे प्राप्त किया जाता है, फिर उसको शुद्ध रूप करके अलग अलग कई तरह से उसमें अलग अलग जो अवयव प्राप्त किए जाते हैं। ये जो प्रकृति से प्राप्त होता है ये काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है, पूरा काले रंग का होता है और थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ठीक है, इसमें विभिन्न अवयव पाए जाते हैं, इसमें अलग अलग अवयव भी पाए जाते हैं जिन्हें प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब प्रभाजन आसवन विधि से पेट्रोल, इससे क्या क्या निकलेगा, देखो इनको साफ करेंगे तो कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन और स्नेक इत्यादि इससे प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोल आपके पता है आपको, इसके बारे में, डीजल के बारे में पता है, केरोसिन के बारे में पता है। मतलब जब इनको साफ किया जाता है तो सबसे शुद्ध रूप होता है इसका पेट्रोल, उसके बाद में जो दूसरा शुद्ध रूप होता है वो डीजल का, तीसरा जो शुद्ध रूप होता है वो केरोसिन का, और इससे जो गर्म करने पर जो शुद्ध करते हैं तब इनसे प्राकृतिक गैस भी बनती है। बाद में जो बचता है वैसलीन और स्नेक। स्नेक मतलब जो अपन कह सकते हैं टायर वगैरह में, इनमें काम में लिया जाता है ग्रीस वगैरह के लिए, जिनसे क्या हो जाता है, घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, इत्यादि इनसे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, ये प्रभाजी आसवन क्या होता है। प्रभाजी आसवन में क्या होता है, जो कच्चा तेल होता है उसको गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अपने को कहा था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको धीरे धीरे गर्म किया जाता है। एक निश्चित ताप पर गर्म करने के बाद में वहां से पेट्रोल अलग होता है, फिर थोड़ा सा और अधिक ताप पर करेंगे तो डीजल, इसी तरह से अलग अलग ताप पर ये सारे अलग अलग होते जाते हैं। मतलब इनको गर्म ही किया जाता है तब इनसे अलग अलग जो ये अलग अलग पदार्थ है जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनको अलग किया जाता है। अब इसके बाद में कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवों से प्राप्त ईंधन है। ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। इसके अत्यधिक दोहन से संसाधन समाप्त हो सकते हैं। अगर लगातार इसी तरह पर जब भी वर्तमान में इसका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, अगर लगातार करते रहे तो ये जल्दी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका उपयोग विवेकपूर्ण व सही तरीके से करना चाहिए। तो अपने को इसको लंबे समय तक उपयोग करने के लिए इसका उपयोग विवेकपूर्ण और सही तरीके से उपयोग करेंगे तो इसको लंबे समय तक अपन क्या कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है। जो अपन प्राकृतिक गैस जो अपने घरों में काम में लेते हैं वहां पर बायोगैस भी काम में लिया जा सकता है। बायोगैस क्या होती है, जो अपने पुराने
जो पेड़ पौधे पत्तियां होगी, ठीक है, जो घास फूस हो गया, इनको क्या किया जाता है, सड़ा कर, मतलब इनसे गैस प्राप्त की जाती है जिसको गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। वहां पर एक गड्ढे में इसको डाल दिया जाता है और उसको सड़ने के लिए 4-5 दिन छोड़ दिया जाता है। फिर उससे गैस जो बनती है उनको क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं, जिसका उपयोग भी अपन प्राकृतिक गैस की तरह ही कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा है बायोडीजल, जैविक स्रोतों से प्राप्त तथा डीजल के समतुल्य है। अब एक बायोडीजल भी होता है, बायोडीजल ये डीजल के जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन ये किससे प्राप्त किया जाता है, पेड़ पौधों से, इनसे प्राप्त किया जाता है। कुछ पौधे होते हैं जिनसे क्या है, ये डीजल, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, ये जैविक तरीके से, लेकिन लगातार अपन इसकी खेती करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लगातार अपन इसका उपयोग करते रहेंगे। तो ये क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब दोबारा से बनाया जा सकता है। पौधे से आपने बना लिया, फिर दोबारा से उसकी खेती की, फिर से वो बना लिया, तो लगातार अपन इसको दोबारा से भी बना सकते हैं, इसलिए इसको नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। राजस्थान में इसकी खेती के लिए कई मिशन चलाए गए हैं, जैसे बायोफ्यूल मिशन या बायोफ्यूल अथॉरिटी बनाई गई है, जिससे क्या है, इसको अपन प्रोड्यूस किया जा सके, बायोडीजल भी बनाया जा सके, ताकि ये डीजल का कम उपयोग करके उसका उपयोग ज्यादा किया जा सके। तो ये था पेट्रोलियम एवं कोयले के बारे में। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है, किसी भी संसाधन का प्रयोग सतर्क होकर करना, ताकि अपन भी उसका प्रयोग करें और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका प्रयोग कर सके। मतलब कोई भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन हो या कैसा भी, उसको अपन सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि क्या है, लंबे समय तक अपन भी उसका उपयोग कर सके और आगे समय में आने वाली पीढ़ियां भी उसका क्या कर रहे, उपयोग कर सके, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब होता है सतत पोषणीय विकास का मतलब। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी, यानी जो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए लोगों ने क्या क्या अपनी भागीदारियां निभाई है उसके बारे में। अपने को पता है कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सारा के सारे संसाधन अपने जीवन से या दूसरे प्रकार के कोई जीव जंतु है उनसे जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो उनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। अगर उसमें अपन किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उसके अंदर कोई भी अपन इस तरह का फेरबदल करते हैं जिससे अपने पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाता है, बिगड़ सकता है, जिससे अपने जीवन पर भी क्या हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। तो इसको बचाने के लिए अपने को भी क्या है, भागीदारी अपनी निभानी चाहिए। इसके लिए पहले से निभाई गई कुछ भागीदारियां इस प्रकार है। सबसे पहला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है इसके बारे में जानते हैं। नॉर्मली एक आप इसको कहानी की तरह सुनेंगे तो आपको आसानी से याद भी रह जाएगा और आप एग्जाम में भी उसको लिख पाएंगे। देखो सबसे पहले तो ये कहाँ हुआ था, जोधपुर के खेजड़ली गांव में हुआ था। क्या हुआ था, जोधपुर का एक खेजड़ली गांव है, वहां पर ये घटना हुई थी। 1730 ईस्वी में क्या हुआ था, जब राजा का महल का निर्माण हो रहा था तब वहां लकड़ियों की जरूरत थी और खेजड़ली गांव के पास काफी पेड़ पौधे थे, तो वो चाहते थे उन पेड़ पौधों को काट कर जो महल में जरूरत जो फर्नीचर की है उसको निर्माण करना। तब वहां पर राजा ने के ऑर्डर के अनुसार वहां के जो सेवक थे राजा के, वो वहां पर लकड़ियां काटने पहुंचे। तो वहां के गांव जो ये जो थी अमृता देवी, इनको पेड़ पौधे काटने की आवाज सुनाई देगी तो ये वहां पर गई। तो इसने देखा लोग पेड़ पौधे काट रहे थे, तो इसने वहां पर विनम्रता पूर्ण पहले इसको मना किया कि आप पेड़ पौधे मत काटो, तो उन्होंने उसका कहना नहीं माना। फिर वो पेड़ों से लिपट गई और कहा कि अगर आपको पेड़ काटने हैं तो पहले मुझे काटना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया और ये पूरी जो खबर थी पूरे गांव में धीरे धीरे फैल गई, ठीक है, बहुत जल्दी मतलब पूरे गांव में फैल गई। तो अमृता देवी के साथ साथ उसकी 3 बेटियां और बहुत सारे लोग जो बिश्नोई समाज के 363 लोग थे, वो उन पेड़ों के साथ में क्या हो गए, उन्होंने बलिदान दे दिया। पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। ये एक बहुत ही बड़ी घटना थी एक पेड़ों को बचाने के लिए। तो आज भी ये है, बिश्नोई समाज जो है वो पेड़ पौधों के संरक्षण के प्रति काफी सतर्क है, ठीक है। तो ये था एक चिपको आंदोलन की एक घटना। दूसरा देखो, इसके बाद में एक और घटना हुई थी। इसके बाद में 1973 में उत्तराखंड में महिलाओं ने वृक्ष को बचाने के लिए एक और आंदोलन चलाया, उसका भी नाम क्या रखा, चिपको आंदोलन। देखो कहां पर हुआ, इस 1973 में उत्तराखंड में महिलाओं ने वृक्षों की सुरक्षा के लिए एक चिपको आंदोलन चलाया, जिसने सरकार ने फिर इसके बाद में एक्शन लिया और ये कहा जो समुद्र तल से यानी 1000 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा ऊपर जो पेड़ हैं, हरे पेड़, उनको काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यानी जो ऊंचाई 1000 ऊंचाई पर ऊंचे स्थान है जहां 1000 से ज्यादा ऊंचाई है, 1000 मीटर से जहां की ज्यादा ऊंचाई है, वहां से ऊपर से पेड़ काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इस जो आंदोलन है
ये जो आंदोलन चला था खेजड़ली के बाद, जो चिपको आंदोलन था, उसको आगे किसने बढ़ाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसके बाद में चिपको आंदोलन को आगे चलाया। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, पहला ये था जो जोधपुर के खेजड़ली गांव में हुआ, दूसरा उत्तराखंड के गांव में हुआ जहां महिलाओं ने 8 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक ये जो एक आंदोलन चलाया जिसका नाम भी चिपको आंदोलन था, जो वृक्षों की सुरक्षा के लिए था। आखिर में सरकार ने ऊंचे जो स्थान थे 1000 मीटर से ऊंचे, वहां पर पेड़ों की कटाई, हरे पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। और चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बाद में एक और इसी प्रकार की घटना हुई जो कर्नाटक में हुई। कर्नाटक में भी एक ऐसा ही आंदोलन चलाया गया जिसका नाम रखा गया एपीको। अब ये एपीको क्या होता है? एक कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ भी होता है चिपकना। मतलब ये भी कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन से ही जुड़ा हुआ था। कहां पर हुआ था? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कर्नाटक के अंदर हुआ था। ठीक है, जहां पर क्या है, एपी को एक आंदोलन चलाया गया। एपी को एक कन्नड़ भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, तो ये तो थे जो कुछ लोगों की जन भागीदारी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की। इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी के बारे में। ठीक है, खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। जो अपने थार का कल्प वृक्ष, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष या थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो खेजड़ी को ही कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। अच्छी तरह याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है और आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका नाम होता है। ठीक है, और इसको 1983 में क्या किया गया था? राजस्थान को खेजड़ी का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। यानी खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था 1983 के अंदर। तो आपसे प्रश्न यहां पूछा जा सकता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो अपने को बताना है खेजड़ी। जो राज्य वृक्ष है राजस्थान का वो कौन सा है? खेजड़ी। तो ये था आपका पूरा 12वां चैप्टर, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। तो ये था 12वां पूरा चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।